हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमारा भारत का संविधान चल रहा था जिसमें हमने पहला लेक्चर यानी पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसको हमने 2 पार्टों में कंप्लीट किया है। मतलब हमने वो स्टेज कर ली वहाँ पर कि हमारा जो वर्तमान संविधान है और इसके लिए जो जो कदम उठाए गए वो कैसे कैसे उठाए गए, और जो वर्तमान संविधान है उसमें कुछ ऐसे स्रोत हैं जो पहले से ही अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। तो उन सबको हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, आज टॉपिक है संविधान का निर्माण। जो हमारा वर्तमान संविधान है इसके निर्माण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या क्या कार्य किए, जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, ठीक है। तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे संविधान के निर्माण या संविधान की जो नींव है वो किस तरीके से रखी गई, कैसे कैसे हमारे संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, पहली बात तो जो वीडियो है वो लास्ट तक देखना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है। और फिर दूसरी बात, ये जो कंटेंट है एम लक्ष्मीकांत का कंटेंट है जो सभी आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा, ठीक है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, रेलवे, बैंक, सभी के सभी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये भारत का संविधान और ये जो टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन भी सारे के सारे यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कि वीडियो लास्ट तक देखो, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करो। कमेंट करके मुझे बताओ कि क्या आपको इस वीडियो में दिखाई दिया या कुछ समझ में आया, या फिर कहीं पर अगर कुछ खामियां रही हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो प्ले कर रहे हो तो जो चैनल है हमारा उसको सब्सक्राइब कर दो, और उसके पास वाला जो घंटी का आइकन होता है वो भी दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आते हैं अपने टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है कि संविधान का निर्माण, ठीक है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण किस किस तरीके से हुआ, क्या क्या इसमें किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। इस पूरे के पूरे अध्याय में एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 है ये संविधान का निर्माण, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है तो पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हमें देखना क्या है, पढ़ना क्या है। तो हमको सबसे पहले पढ़ना है संविधान सभा की मांग, कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की। सवाल सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। या फिर एक संविधान से सभा से ही यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की गई थी, ठीक है। तो ये तमाम सारे जो ढेर सारे क्वेश्चन हैं वो सब हमारे संविधान सभा की मांग से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग हमें संविधान सभा की मांग को पढ़ना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है संविधान सभा का गठन। अब संविधान सभा की मांग की गई, उसके बाद मांग करने के बाद एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन क्या करता है, संविधान सभा का गठन कर देता है, ठीक है। अब संविधान सभा के गठन के बाद हम देखते हैं संविधान सभा की कार्य प्रणाली, यानी ये जो संविधान सभा का गठन हुआ इसके बाद इसका निर्वाचन होता है और ये किस तरीके से अपने कार्य करती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है संविधान सभा की समितियां। अब ये जो संविधान सभा बनी तो इसके लिए कुछ समितियां भी बनाई गई है ना। हालांकि 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी और अन्य कुछ छोटियां समिति भी थी, ठीक है। और उन समिति को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी समिति थी, क्योंकि कभी कभी समितियों से क्वेश्चन पूछ लेता है और समितियों के अध्यक्ष के बारे में ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो इनको पढ़ेंगे। उसके बाद है संविधान का प्रभाव में आना, मतलब संविधान हमारा जब बन करके तैयार हुआ तो वो प्रभाव में कब आया, ठीक है। कब उसको अंगीकृत किया गया, कब उसको लागू किया गया, ठीक है। कितना उसको टाइम लगा, कितना उस पर खर्चा आया, ये सब बातें करेंगे हम संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे थे, ठीक है, कुछ दल ऐसे थे जिन्होंने इस संविधान सभा की आलोचना भी की थी। तो उसको भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे संविधान सभा की आलोचना के ऊपर भी। हालांकि यहाँ से सवाल बहुत कम बनता है लेकिन फिर भी
कर लेंगे चर्चा थोड़ी, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे हम कुछ अन्य कार्य इसके, ठीक है। ये यहाँ पर अन्य तथ्य है, जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको कब अपनाया गया, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया, राष्ट्रगान कब अपनाया गया ना, इस तरीके की सारी चर्चाएं हम इसमें अदर जो वर्क है इसमें करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेडिंग उठाएंगे संविधान सभा की मांग, ठीक है। तो देखिए संविधान सभा की मांग की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले 1934 में, सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की मांग की गई, और जिन व्यक्ति ने नाम इसकी मांग की थी उनका नाम था एम एन रॉय। और ये जो एम एन रॉय थे, ये एक वामपंथी आंदोलन होता है, तो वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता रहे थे, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि वामपंथी आंदोलन के नेता कौन थे, तो ये एम एन रॉय थे। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले भारत में संविधान सभा की मांग की गई 1934 में। इसके बाद बात करते हैं तो 1935 में सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मांग की गई, ठीक है। तो सवाल ये पूछ लिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो 1935 में इसमें मांग की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। अब यहीं पर क्या होता है, यहीं पर 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो उसी में शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने घोषणा भी कर दी। इन्होंने घोषणा क्या की, इनके द्वारा घोषणा की गई कि जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा बनेगी, तो उसके जो सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, ठीक है। इन्होंने घोषणा की वयस्क मताधिकार पर निर्वाचित होंगे, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में घोषणा की थी कि जो संविधान सभा के जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, वो किस पर आधारित होंगे, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, ठीक है। हालांकि ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे, बाद में जाकर के जब संविधान सभा का निर्वाचन हुआ तो उस टाइम पर उसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा घोषणा यही की गई थी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर ये रहेंगे इसके सदस्य संविधान सभा के, ठीक है। अब इसमें जो है ये सब प्रावधान किए गए संविधान सभा की मांग के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद धीरे धीरे, जैसे आपको पता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, जिसको गांधी जी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। ठीक उस तरीके से ये सारे प्रस्ताव अंग्रेज जो है देते गए, लेकिन भारतीयों ने इन्हें सुना नहीं। उसके बाद 1945 में कैबिनेट मिशन आता है, और जिसके आधार पर संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन ही किया गया, ठीक है। तो हम दूसरा हेडिंग देखते हैं, हम संविधान सभा का गठन, ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का गठन। अब देखिए संविधान सभा, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, ठीक है। संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था, तो आपको पता है संविधान सभा का जो गठन था वो किस योजना या किस मिशन के तहत, तो सबसे पहले आता है कैबिनेट मिशन, ठीक है। और ये जो कैबिनेट मिशन था इसी के आधार पर, इसी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक। कभी कभी इसमें सवाल पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे, तो इसके अंदर 3 सदस्य थे। जो हेड थे इसके, जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस, ये इसके अध्यक्ष रहे। एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था उसके हेड थे ये स्टैफोर्ड क्रिप्स। और एक थे एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 सदस्य आए कैबिनेट मिशन में, और इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, संविधान सभा का गठन किया, संविधान सभा बनाने की बातें की गई। अब यहाँ पर किस तरीके से संविधान सभा का गठन होगा तो वो देखते हैं।
तो देखो इसमें जब संविधान सभा बन रही थी तो उसमें कुल सदस्य जो थे वो उनकी संख्या लेनी थी 389, ठीक है। संविधान सभा की सवाल कभी कभी पूछा था कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो जो कुल सदस्य थे वो 389 थे। अब इनमें से ये भी सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों में जो ब्रिटिश रियासतें थीं तो उनमें कितने सीटें थीं और जो देसी रियासतें थीं वो कितनी सीटें थी, ठीक। तो जो ब्रिटिश या ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं, ब्रिटिश भारत की सीटें कितनी थी और देसी रियासतों की कितने सीटें थी, ठीक है। देसी रियासत, अब देखो ब्रिटिश भारत का मतलब ये है कि क्योंकि कुछ रियासत तो ऐसी थी जो ब्रिटिश से भी बाहर थी और जो कुछ भारत पर अधिकार था, भारत को जो शासन चलता था ब्रिटिश का, तो उसको ब्रिटिश भारत बोला गया है, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत के अंदर कितनी, इन 389 में से कितनी सीटें ब्रिटिश भारत के पास थी और कितनी सीटें देसी रियासत के पास थी, ठीक है। तो इसमें से जो 296 सीटें थी वो ब्रिटिश भारत के पास थी और 93 सीटें जो थी वो देसी रियासतों के पास थी, ठीक है। तो इन सीटों के आधार पर संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ, यानी चुनाव हुआ, और अंत में जाकर के इस संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ। और जो कभी कभी डेट भी पूछ जाता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ, तो जुलाई से अगस्त के बीच में जो इसका चुनाव हुआ था, चुनाव जुलाई से अगस्त के बीच में 1946 है ना, यानी जुलाई और अगस्त के बीच में 1946 में इसका चुनाव हो चुका था संविधान सभा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो यहाँ पर सीटें किस किस तरीके से आवंटित हुई या सीटें किस किस तरीके से यहाँ पर गई, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास कितनी सीटें गई, तो कभी कभी ये सवाल भी पूछा जाता है या फिर इतना थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें से ये जो सीटें थी 389, तो 389 में से जो ब्रिटिश भारत के पास थी तो उनमें तो 296 थी ब्रिटिश भारत के पास और कुछ जो थी वो 93 वो देसी रियासतों के पास थी। तो अब ये जो देसी रियासतों के पास थी तो इन सीटों के ऊपर तो चुनाव हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो देशी रियासत थी ये स्वतंत्र रही या इन्होंने जो है वो आंदोलन किया था कि हम संविधान सभा का निर्माण नहीं करेंगे, यानी हमारे लिए संविधान सभा का निर्माण नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये विरोध कर रहे थे संविधान सभा का, तो इसलिए इनकी सीटों पर चुनाव नहीं हुआ। चुनाव जो हुआ वो जो ब्रिटिश भारत की सीटें थी तो उन्हीं पर चुनाव किया गया, ठीक है। अब इन 296 से किस किस तरीके से, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास कितने सीटें गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास कितने सीटें गई, जो मुस्लिम लीग थी मुस्लिम लीग के पास कितने सीटें गई, और जो कुछ छोटे छोटे समूह थे, ठीक है, छोटे समूह, इनके पास कितने सीटें गई। हालांकि बस ये दो इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी यूपीएससी में पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा में कितने सीटें प्राप्त की थी, तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जो सीटें प्राप्त की थी और जिसकी संख्या थी 208, तो 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली और इसमें से जो 73 थी वो मुस्लिम लीग को मिली और बाकी जो बची जो छोटे छोटे समूह थे तो उनको 15 सीटें मिली, ठीक है। और 93 जो सीटें थी इनके आधार पर चुनाव नहीं किया गया, ठीक। और ये जो संविधान सभा के लिए चुनाव था ये वयस्क मताधिकार पर नहीं किया गया, ठीक है। जबकि जो पंडित नेहरू थे उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार पर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपको याद रखनी है संविधान सभा के गठन को लेकर के, ठीक। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, हेडिंग आता है, वो आता है संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की कार्य प्रणाली, तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखो संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली रही वो कैसे हुई, कैसे इसकी सभा हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है कि संविधान सभा की कार्य प्रणाली में सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है ना, संविधान सभा की प्रथम बैठक, सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई,
9 दिसंबर 1946 को हुई। तो ये जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो इसमें भाग लिया, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी उसने इसका बहिष्कार किया। संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, इसलिए यहाँ पर जो पूरे 296 सदस्य थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। यहाँ पर कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211 सदस्यों के द्वारा यहाँ पर भाग लिया गया। ठीक है, तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा जाता है। देखो जनरल कंपटीशन में इतने टिपिकल क्वेश्चन इतने डीप नहीं पूछा जाता, लेकिन यूपीएससी में पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 211 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। वहां पर जो 296 थे उसमें से कुछ ने भाग नहीं लिया था। क्यों? क्योंकि कुछ जो थे वो मुस्लिम लीग के पर आधारित थे, और मुस्लिम लीग जो है वो इस बैठक की जो था वो बहिष्कार कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1940 को, और यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। सवाल पूछा जाता है कि प्रथम बैठक में, संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और बाद में जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाद में जाकर के सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो ये प्रथम बैठक हुई, जो दूसरी बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, तो इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो सवाल कभी कभी पूछ जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखना है इस कार्यकारिणी से लेकर। इसके बाद अगर बात करते हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पर इसके साथ साथ जो है वो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव की काफी कुछ भूमिका थी, काफी कुछ इसमें चीजें थी, और ये जो उद्देश्य प्रस्तावना, इसमें जितने भी तथ्य थे तो मोस्टली वो तथ्य सारे के सारे जो हमारे भारत की प्रस्तावना है उसमें परिवर्तित करके, इन उद्देश्य प्रस्ताव के तथ्यों को परिवर्तित करके अब जो भारत की प्रस्तावना है उसमें डाला गया है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है यहाँ से कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पीटी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पेश किया गया था। अगर डेट की बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946। ठीक है, मतलब जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया उसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि इसको स्वीकार कब किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को, तो उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव से आपको 3 बातें याद रखनी है। एक तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया। ठीक, डेट कब पेश किया गया? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। और सर्वसम्मति से संविधान सभा के द्वारा इसको कब स्वीकार किया गया? तो स्वीकार किया गया था इसको 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है यहाँ से। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे की जो हमारी हेडिंग है वो होगी संविधान सभा की समितियां। अब ये इतना कुछ हो गया। अब इसके लिए संविधान सभा में समितियां बनाई गई, उनको काम सौंपा गया भाई कि इसके तुम जो है तुम्हारा काम ये है, इतना काम तुम करोगे, है ना। तो विभिन्न समितियों में लगभग, बड़ी समितियों की बात करता हूँ तो लगभग 8 बड़ी समितियां यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, तो समितियां देखते हैं हम। तो देखो संविधान सभा की जो समितियां थी वो लगभग 8 बड़ी समितियां थी। 8 बड़ी समितियां
और अन्य समिति वो छोटी समितियां थी, ठीक है। और हमसे जो अधिकतर एग्जाम में सवाल पूछता है तो वो इन बड़ी समितियों को दे देता है और उनके अध्यक्ष के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो हम समिति और उसके अध्यक्ष देखते हैं कि समिति कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष देखते हैं। तो देखो संघ शक्ति समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघीय समिति के अध्यक्ष या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अब देखो संघीय और प्रांतीय, ठीक है, दो समितियां बनाई गई थी, एक तो संघीय संविधान समिति यानी कि केंद्र में और एक प्रांतीय संविधान समिति यानी स्टेट में, ठीक है। तो संघीय के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और काफी अगर मल्टी टाइम पूछी गई है कोई समिति तो वो प्रारूप समिति है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष को मिला करके अगर इसमें कुल सदस्य पूछ ले, क्योंकि कभी ऐसा हुआ है कि प्रारूप समिति के कुल सदस्यों के बारे में भी बात की गई है कि कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी, ठीक। तो इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 7 सदस्य थे, 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई थी। एक समिति थी मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति, ठीक है। मतलब मौलिक अधिकारों के लिए जो सलाह देंगे, अल्पसंख्यकों के लिए जो सलाह होगी, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाह होगी, तो सलाहों के लिए एक समिति बनाई गई और जिसके हेड बनाए गए सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक। एक प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया उसका अध्यक्ष। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति भी काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको इतनी बात याद रखनी है इस संविधान सभा की जो समितियां थी उनको लेकर के, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं अपने अगले हेडिंग पर जिसका नाम है संविधान सभा का प्रभाव में आना, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखो, संविधान का प्रभाव में आना, ये प्रभाव में कब आया, ठीक है, मतलब इसको संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया या इसके प्रारूप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कब पेश किया गया, वो सब आता है इस हेडिंग के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, संविधान का प्रभाव में आना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का प्रारूप पेश किया, ठीक है। तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसका एक प्रारूप पेश किया गया, ठीक है। इस बार इस संविधान सभा को पहली बार पढ़ा गया, ठीक है। इस संविधान को पहली बार पढ़ा गया, कब पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 को पेश होने के बाद। और इसको जब पढ़ा गया तो इस पर लगभग 5 बार आम चर्चाएं हुई, ठीक है, आम चर्चाएं हुई इस पर, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि कितनी बार चर्चाएं हुई थी, तो 5 दिन, ठीक है, यानी कि 5 बार, 5 अलग अलग डेट बाय डेट करके इस पर आम चर्चाएं हुई थी। फिर आगे देखते हैं कि संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित करके घोषित कर दिया गया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये जो प्रारूप था इसको पारित करने के बाद घोषित कर दिया गया, ठीक है। फिर है इसमें, इसे घोषित करने के बाद इसमें जो है या इसके ऊपर जो भी संविधान सभा के मेंबर थे उनके सिग्नेचर होने थे, हस्ताक्षर होने थे। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कितने मेंबरों के हस्ताक्षर किए गए। तो देखो, जो कुल उस टाइम पर जब संविधान सभा के लिए ये मतलब प्रारूप पास हुआ या घोषित किया गया, तो उस टाइम पर वैसे तो कुल 299 सदस्य थे संविधान सभा में, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, सभा में कुल
299 सदस्यों में से उस दिन जो उपस्थित थे वो 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, सदस्य तो 299 थे, लेकिन उस दिन उपस्थित कितने थे उस टाइम पर? 284 सदस्य उपस्थित थे। तो फिर इन्हीं के हस्ताक्षर उस पर संविधान पर कराए गए। कितने सदस्यों के? 284। जितने प्रेजेंट हैं उनके सिग्नेचर ही होने हैं। तो 284 सदस्य जो थे प्रेजेंट थे उस दिन, तो उन्हीं के हस्ताक्षर वहां पर लिए गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की जो प्रस्तावना है तो उसमें 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन, ठीक है, यानी 26 नवंबर किस रूप में उल्लेख है? जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, तो उस दिन भारत के लोगों ने सभा में, जो सभा बनी हुई थी, सभा में संविधान को अपनाया। ध्यान रखना, भारत में लागू नहीं हुआ था ये 26 नवंबर 1949 को, सभा में लागू हुआ, सभा के द्वारा अपनाया। और जो वहां के लोग थे, संविधान सभा के लोग थे, तो स्वयं को संविधान सौंपा। ठीक है, समझना ये लाइन, संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 को उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया। सभा में, है ना, जो भारत के लोग थे और जो वो भारत के लोग थे वो सभा में शामिल थे, तो वो सभा में शामिल लोगों ने वो अपनाया। ठीक है, वो लागू किया और वो स्वयं को ही, यानी कि संविधान सभा के लोगों ने स्वयं को ही उस टाइम पर सौंपा। ठीक है, और जो पूरे भारत में लागू हुआ वो आपको पता है कब लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को वो लागू किया गया था। ठीक, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे कि 26 नवंबर 1949 को, चलो मैं समझाया दे रहा हूँ उसको। दोस्तों देखो, वीडियो को लास्ट तक देखना और जिस तरीके की भी वीडियो लगी आपको तो वो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक भी करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है दोस्तों, अब देखो और चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा। अब इसमें क्या था, जब भारत का संविधान बना तो उसमें, यानी 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो ये संविधान अपनाया गया, तो इसमें अपनाने के बाद इसमें कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे वो तो मैं आगे जाके भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे इसमें। ठीक है, इनको बाद में लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रस्तावना में। अब उसके बाद आगे जा करके हैं, तो अब इसको प्रस्ताव पास होने के बाद जो नए कानून मंत्री बनाए गए, तो सवाल कभी कभी पूछा जाता है, तो नए कानून मंत्री किसको बनाया गया यहाँ पर? तो नए कानून मंत्री या विधि मंत्री, सॉरी कानून मंत्री तो सही नहीं रहेगा, विधि मंत्री बोल सकते हो, है ना, विधि मंत्री। ठीक, यानी कि विधि का मतलब भी कानून ही होता है। कानून मंत्री कानून बनाने वाले, विधि बनाने वाले। तो विधि मंत्री किसी को बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, BR अंबेडकर जी को विधि मंत्री यहाँ पर बनाया गया। इसको 26 नवंबर 1949 के बाद में, ठीक है, विधि मंत्री बनाया गया। और इनको कभी कभी इनको एक दूसरे नाम से और बोला जाता है। और संविधान जो जनक है, संविधान के जनक, तो संविधान के जनक भी इन्हीं व्यक्ति को जाना जाता है। ठीक है, और इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से और जानते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बात थी इसमें जो संविधान का प्रभाव में आना था। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बातें हमने समझ ली। ठीक है, अब इसके बाद और बातें करते हैं हम। तो संविधान सभा की आलोचना के बारे में और देखते हैं, संविधान सभा की आलोचना के बारे में। ठीक है, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ आलोचना के, जैसे कि कुछ व्यक्ति का कहना था कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। इसका मतलब ये था कि इन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो प्रतिनिधि सभा, ये जो संविधान सभा थी, इसमें सदस्यों का जो चुनाव हुआ था
वो भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, है ना। तो इनका कहना यह था कि वयस्क मताधिकार पर चुनाव होना चाहिए था, ये जो संविधान सभा थी, और जबकि इस संविधान सभा के लिए वयस्क मताधिकार पर चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए इसमें बोला कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी संविधान सभा। इस तरीके की दो तीन बातें रखी गई, जैसे कि देखो कांग्रेस का भी प्रभुत्व रहा इसमें, कि कांग्रेस जो है वो जैसा कि कर रही है, कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर मेन थी, यानी कि एक ही सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी। तो कुछ लोगों का कहा कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व है, यानी कि सारे के सारे जो इसमें सदस्य हैं वो सब कांग्रेस ही हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ही मेंबर हैं इसमें सारे। कुछ ये दलीलें रखी गई, कुछ दलीलें रखी गई कि समय की बर्बादी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो संविधान बना था उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि भाई 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इन्होंने लिया, यानी कि पूरी के पूरी समय की बर्बादी कर दी, जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो 4 महीने में बनकर के तैयार हो चुका था। तो इसलिए कुछ लोगों का मानना ये भी था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कह सकते हैं हम संविधान सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया, तो उन्होंने उस संविधान को बनाने के लिए क्या किया, समय की बर्बादी की, ठीक है। कुछ इस तरीके के भी यहाँ पर दलीलें आई, कुछ कथन या विचार लोगों के रहे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो था, कुछ ऐसा भी था कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। हिंदुओं का प्रभुत्व से मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है कि उसमें सारे के सारे अधिकतर जितने भी सदस्य हैं वो सब क्या है, हिंदू है, और वो अपनी मनमानी से संविधान सभा में मतलब शामिल हुए और संविधान का गठन कर रहे हैं, संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व रहा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी बातें थी जो इसमें आलोचना के रूप में हम जानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ संविधान सभा के निर्माण में कुछ अन्य तथ्यों की, ठीक है, अन्य कार्य क्या क्या हुए, तो अन्य कार्य को देखते हैं। देखिए अन्य कार्य में देखते हैं, इसमें मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। सवाल ये पूछ जाता है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया, ठीक है। पिंगली वेंकैया के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया, जिसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है। फिर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। फिर है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो सबको पता है, लेकिन कब इनको चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अधिकतर थोड़ा सा माइंड कंफ्यूजन में चला जाता है, तो 26 जनवरी 1950 ही टिक कर देते हैं, लेकिन जो अंतिम यानी 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, और उस अंतिम बैठक में ही सर्वसम्मति से भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया गया था, ठीक है। इसके बाद है, अब देखो ये जो समय लगा हमारा संविधान बनने में, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, ठीक है। कितनी कुल बैठकें हुई, तो इसमें 11 बैठकें हुई, याद रखना सवाल पूछा जाता है, 11 बैठकें हुई। कितने देशों के जो हमारे संविधान निर्माता थे, तो ऐसा कहा जाता है कि संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा, उसका अवलोकन किया, तब जाकर के भारत का संविधान की निर्माण प्रक्रिया शुरू की थी, ठीक है। तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, ठीक। प्रारूप पर जब ये प्रारूप सौंपा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तब कितने दिन तक विचार हुआ इस पर, प्रारूप पर 114 दिन तक विचार किया गया, ठीक है। कितना खर्च आया हमारे संविधान बनने में, तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च में आए थे, ठीक है, लगभग 64 लाख रुपए खर्च में आए थे, ठीक। आगे बात करते हैं, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, ये मैं बता चुका हूं, और 26 जनवरी 1950 को,
ठीक है। यानी कि आम चुनाव के बाद जो 1950-1951 में जो संसदीय चुनाव हुए थे, उन चुनावों में जो संसद के रूप में यानी कि नवनिर्मित संसद के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू कर दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। संविधान के निर्माण में हमने आज पूरा का पूरा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया सारी की सारी समझी। ठीक है दोस्तों, और देखो वीडियो में काफ़ी टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगले अपने एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 3 पर। ठीक है, तो ठीक है, ओके बाय।